राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारियों का तांडव, सोफा कुर्सी की लूट, विद्रोहियों की भीड़, ये कुछ वैसा ही नजारा है जैसे हमने श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्तापलट के दौरान देखा था। सीरिया में अब राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार नहीं बल्कि विद्रोही गुटों का राज हो चुका है। लेकिन वो बशर अल असद जिनका परिवार लगभग 50 साल से ज्यादा वक्त से सीरिया की सत्ता पर काबिज था, उन्हें कैसे देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया गया? ये विद्रोही कौन है और राष्ट्रपति भवन में आखिर क्या कुछ हुआ? बशर अल असद आखिर अब कहां हैं? बताते हैं पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले आपको ये बता दें कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। सत्ता गंवाने वाले बशर अल असद अपने परिवार के साथ मॉस्को पहुंच गए हैं। रूस ने उन्हें शरण दी है। रूस के सरकारी मीडिया ने ये जानकारी साझा की है। क्रेमलिन के एक सूत्र ने रूसी स्टेट मीडिया TASS और रिया नोवोस्ती को बताया कि असद और उनके परिवार के सदस्य मॉस्को पहुंच चुके हैं। इसमें कहा गया कि रूस ने उन्हें मानवीय आधार पर शरण दे दी है। हालांकि रूस हमेशा से ही असद के परिवार की मदद करता आया है। कई बार विद्रोह को रोकने के लिए वो सीरिया के साथ खड़ा रहा। लेकिन अब जरा ये तस्वीरें देखिए। राष्ट्रपति बशर अल असद के जाने के बाद ये राष्ट्रपति भवन का नजारा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल है, जिसमें लोगों को राष्ट्रपति भवन में घुसते हुए देखा जा सकता है। बच्चे बड़े बड़े भव्य कमरों में भाग रहे हैं और पुरुष एक बड़े ट्रंक को फर्श पर सरका रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में असद के परिवार की फोटोज को तोड़ दिया है। विद्रोहियों ने महल के स्वागत कक्ष में आग लगा दी है। सीरियाई लोगों के समूह भी महल में टहल रहे थे। कमरे से कमरे ये लोग घूम रहे थे। भीड़ वहां तांडव मचा रही थी, तस्वीरें खिंचवा रहे थे और कुछ लोग तो फर्नीचर या आभूषणों की वस्तुएं अपने साथ ही ले गए। कई लोगों ने अपने कंधों पर कुर्सियां भी रखी हुई थी। एक स्टोर रूम में अलमारियों में तोड़फोड़ की जा रही थी और फर्श पर सामान बिखरा हुआ पड़ा था। बता दें कि असद के देश छोड़ने के बाद टेलीविजन संबोधन में सीरियाई विद्रोहियों ने यह ऐलान कर दिया था कि राजधानी शहर को आजाद कर दिया गया है और अब असद सरकार को गिरा दिया गया है। अब आते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। बशर अल असद का परिवार जब 50 साल से ज्यादा वक्त से सीरिया की सत्ता पर काबिज था, तो ये सब आखिर कैसे हो गया? बशर के पिता देखिए हाफिज अल असद साल 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। उनकी मौत के बाद बशर ने साल 2000 में सीरिया की कमान अपने हाथों में ले ली थी। मौजूदा वक्त में सीरिया के अधिकांश हिस्से पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। बशर अल असद का ताल्लुक अलावी समुदाय से है। ये समुदाय सीरिया में अल्पसंख्यक है। सीरिया में अलावी समुदाय की आबादी महज 12% है, मगर सत्ता इसी अलावी राजवंश के पास थी। 2011 की बात ले लीजिए। लीबिया, ट्यूनीशिया और मिस्र में विद्रोह भड़का। इन तीनों ही देशों में सरकारें ढह गई। इस घटनाक्रम का असर साफ तौर पर पड़ोसी सीरिया की जनता पर भी हुआ। असद सरकार से पीड़ित जनता ने भी सीरिया में कुछ ऐसा ही करने का सोचा। शुरुआत एक स्कूल से हुई, जहां से विद्रोह शुरू हुआ। सीरिया के एक शहर दारा में एक स्कूल, जहां कुछ छात्रों ने असद के खिलाफ नारे लगाना शुरू किए। नारा ये था कि असद अब तुम्हारी बारी है। हालांकि सरकार को जब इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने सेना का इस्तेमाल किया और स्कूल के छात्रों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बच्चों को दीवार पर टांगा गया, उन्हें मारा गया, करंट तक लगाया गया। उधर सीरिया की जनता असद के भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन से परेशान होने लगी थी। बच्चों पर अत्याचार ने आग में घी का काम किया था। देखते ही देखते पूरे सीरिया में विद्रोह फैल गया। जवाब में असद ने सेना को उतार दिया। लोगों पर सेना ने अपना कहर बरपाना शुरू किया। पहले लोगों ने अपने बचाव में हथियारों का इस्तेमाल किया, बाद में यही हथियार विद्रोह के सबसे बड़े यंत्र बन गए। कुछ ही वक्त में सीरिया के अंदर तमाम सशस्त्र विद्रोह गुटों का उदय हुआ। देखते ही देखते विद्रोह एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया और 2011 से ये गृह युद्ध चलता आ रहा था। 1971 में बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया था। सत्ता अपने हाथों में ली थी। उन्होंने सीरिया में एक नए युग की शुरुआत की थी।
वैसे उस वक्त देश की पहचान राजनीतिक अस्थिरता से भी ज्यादा थी। उन्होंने साल 2000 तक देश पर राज किया। सत्ता संभालने से पहले हाफिज सीरिया के वायुसेना में कमांडर और रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। हाफिज ने सत्ता पर काबिज होने के बाद सुन्नी समुदाय की अनदेखी की और अपने अलावी यानी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को और ज्यादा विश्वास में लिया। अपने विश्वास पात्रों को ही उच्च पदों और सरकारी नौकरी में तवज्जो दी। इससे बाकी समुदायों में आक्रोश और बढ़ता गया। हाफिज सीरिया की सत्ता अपने सबसे बड़े बेटे बैसिल को सौंपना चाहते थे और नेतृत्व के लिए उसे तैयार भी कर रहे थे, लेकिन 1994 में एक सड़क हादसे में बैसिल की मौत हो जाती है। इसके बाद 2000 में हाफिज की मौत हुई। हाफिज के दूसरे बेटे नेत्र रोग विशेषज्ञ बशर अल असद ने देश की सत्ता संभाली। उस वक्त जनमत संग्रह में असद को 97% वोट मिले थे, यानी अपार जन समर्थन। तब से अब तक 24 साल बीत चुके थे और सीरिया की सत्ता पर बशर अल असद का ही कब्जा रहा। बशर अल असद ने अपने पिता की ही तर्ज पर विद्रोह दबाने की रणनीति का इस्तेमाल भी किया, मगर उनकी ये रणनीति अब भरभरा कर ढह गई। उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। हाफिज की रणनीति सीरिया के जातीय, धार्मिक और राजनीतिक विभाजन का फायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो की रणनीति पर निर्भर थी। साथ ही विद्रोह दबाने पर भी। असद के पिता हाफिज ने साल 1982 में सीरिया के हमा शहर में मुस्लिम ब्रदरहुड के विद्रोह को कुचला था। इसमें करीब 40,000 लोगों की जान गई थी। सीरिया सरकार के उच्च पदों पर असद के रिश्तेदारों की भरमार हो चुकी थी। असद के चचेरे भाई रामी मखलौफ का सीरिया की 60% अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहा। इन सभी लोगों ने सीरिया की आम जनता का दमन भी किया। बशर के भाई माहिर, उनकी बहन बुशरा और उनके पति आसिफ शौकत जैसे लोगों ने शासन की सुरक्षा और सैन्य तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की। कुल मिलाकर बशर का परिवार ही पूरी सरकार में था और ऐसे लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। ये गृह युद्ध आगे बढ़ रहा था। अब आखिर में लेकिन सवाल यह है कि इतने सालों तक राज कैसे विद्रोहियों ने पिछले कुछ घंटों में ही खत्म कर दिया। तो पिछले कुछ घंटों की कहानी या कुछ दिन की कहानी भी आपको बताते हैं। 27 नवंबर को विपक्षी लड़ाकों के गठबंधन ने सरकार समर्थक बलों के खिलाफ एक बड़ा हमला बोला था। पहला हमला विपक्ष के कब्जे वाले इदलिब और पड़ोसी एलेपो के गवर्नरेट के बीच अग्रिम मोर्चों पर किया गया था। 3 दिन बाद ही विपक्षी लड़ाकों यानी विद्रोही गुटों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर भी लिया और ऐसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे। ऑपरेशन डिटरेंस ऑफ अग्रेशन नाम का ये हमला हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेतृत्व में कई सशस्त्र सीरियाई विपक्षी समूहों द्वारा लड़ा गया था। इन्हें विद्रोही गुट भी कहा जाता है और सहयोगी तुर्की समर्थित गुटों द्वारा समर्थित था। अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिनका नाम अभी काफी चर्चा में भी है, उनके नेतृत्व में HTS सबसे बड़ा और सबसे संगठित है, जिसने इस हमले से पहले कई सालों तक इदबिल के गवर्नरेट पर शासन किया था। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अन्य समूह नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन, एहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और नूर अल दीन अल जेंकी मूवमेंट थे। साथ ही तुर्की समर्थित गुट जो सीरियाई राष्ट्रीय सेना के छत्र के अंतर आते हैं। सीरिया पहले से ही संघर्ष कर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। पूरे देश में साइकोएक्टिव ड्रग कैप्टागन के अवैध व्यापार से सरकार विरोधी तत्व कमाई कर रहे थे। असद पूरे देश में बेहद अलोकप्रिय हो गए थे क्योंकि लोगों के लिए जिंदा बचे रहना मुश्किल हो रहा था। इसमें सीरियाई सेना के सैनिक भी शामिल थे जो सरकार के रवैये से खुश नहीं थे। अधिकतर सैनिक अल अलद के लिए लड़ना नहीं चाहते थे। सैनिक और पुलिस अधिकारी कथित तौर पर अपनी चौकियां छोड़कर, अपने हथियार सौंपकर विद्रोहियों के साथ आगे बढ़ने से पहले ही भाग रहे थे। आखिरकार विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर अपना कब्जा जमा लिया। पीएम मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया और राष्ट्रपति के भागते ही लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन में घुस गई और सामान लूट कर ले गई और ऐसे कुछ ही घंटों में असद की सरकार गिर गई। असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।